नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। आपका स्वागत है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली की है। 25 अगस्त 2020 को नरेंद्र गंगवार नाम का एक शख्स अपने ससुर हीरालाल के पैतृक गांव पैघा नगरी पहुंचा। यह गांव उत्तर प्रदेश के बरेली के मीरगंज जिले में स्थित है। गांव पहुंचने पर नरेंद्र की मुलाकात दुर्गा प्रसाद नाम के एक शख्स से हुई। नरेंद्र ने दुर्गा प्रसाद को बताया कि वह अपने ससुर की जमीन का हिस्सा लेने आया है। दरअसल नरेंद्र के ससुर हीरालाल के पास गांव में 16 बीघा जमीन थी, जिसे उन्होंने खेती के लिए एक ठेके पर दे रखा था। हीरालाल समय समय पर गांव आता था और फसल का हिस्सा ले जाता था। नरेंद्र की यह बात सुनकर दुर्गा प्रसाद को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह नरेंद्र को पहले से जानता था। नरेंद्र हीरालाल के साथ कई बार गांव आ चुका था, इसलिए वह गांव के लोगों से भी परिचित था। हीरालाल दुर्गा प्रसाद के नाना थे, इसलिए जब दुर्गा प्रसाद ने नरेंद्र से हीरालाल का हालचाल पूछा तो नरेंद्र ने उन्हें चौंकाने वाली बात बताई। नरेंद्र ने दुखी स्वर में कहा, दुर्गा प्रसाद जी, आपके नाना हीरालाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। 22 अप्रैल 2020 को उन्होंने और उनकी बेटी दुर्गा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कोरोना के कारण लॉकडाउन था, इसलिए किसी को सूचना देना मुश्किल था। मैंने अपनी पत्नी लीलावती, किराएदार विजय और कुछ अन्य लोगों की मदद से नारायण नंगला किच्छा नदी पर उनका अंतिम संस्कार कराया। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी हेमवती अपनी छोटी बेटी पार्वती को लेकर अचानक कहीं चली गई। हमने उन्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। हीरालाल की मौत की खबर सुनकर दुर्गा प्रसाद स्तब्ध रह गए। वहां मौजूद अन्य ग्रामीण भी स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो हीरालाल अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर शहर चला गया, उसका परिवार इस तरह बिखर जाएगा। लेकिन दुर्गा प्रसाद के मन में एक सवाल था। अगर हेमवती सचमुच जिंदा थी और अपने पति और बेटी की मौत के बाद कहीं चली गई थी, तो वह अपने गांव क्यों नहीं आई? गांव में हीरालाल की 16 बीघा जमीन और एक घर था। वह यहां आराम से रह सकती थी। इसी बीच नरेंद्र ने दुर्गा प्रसाद से कहा, मेरे ससुर के घर के पास मेरा घर है। अब जब हीरालाल नहीं रहे तो उनकी बेटी लीलावती अब उनकी संपत्ति की हकदार है। मुझे हीरालाल के नाम पर मालिकाना हक पाने के लिए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, और यह काम आप जैसे परिवार के लोगों से ही संभव है। नरेंद्र की यह बात सुनकर दुर्गा प्रसाद को कुछ अजीब लगा। उन्हें नरेंद्र की बातों में कुछ गड़बड़ नजर आई। उन्हें नरेंद्र की बातों पर शक हुआ। उन्होंने यह बात हीरालाल के खेत के माली कुम्हार सेन को बताई। उन्हें भी नरेंद्र की बातों पर शक हुआ। कुम्हार सेन को भी नरेंद्र की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि वह उन्हें फसल में से कोई हिस्सा नहीं देंगे। इसके बाद नरेंद्र गांव छोड़कर वापस आ गया। नरेंद्र की बातों पर उनका शक बढ़ता ही गया। इसीलिए 27 अगस्त 2020 को दुर्गा प्रसाद और कुम्हार सेन रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप पहुंचे, जहां हीरालाल का घर था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर में पिछले 15 महीने से ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि इतने लंबे समय से हीरालाल या उनके परिवार के किसी सदस्य को किसी ने वहां आते नहीं देखा था। यह सुनकर दुर्गा प्रसाद और कुम्हार सेन को गहरा सदमा लगा। नरेंद्र ने जो आत्महत्या की कहानी सुनाई, उस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। वहां के पड़ोसियों को कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए अंतिम संस्कार की बात भी झूठी लग रही थी। अब उन्हें यकीन हो गया कि नरेंद्र ने हीरालाल की जमीन जोतने की साजिश रची है। उन्हें शक था कि नरेंद्र ने हीरालाल और उसके परिवार के साथ कुछ गलत किया होगा और अब वह उनकी संपत्ति हड़पना चाहता है। इसके बाद दुर्गा प्रसाद और कुम्हार सेन ने हीरालाल के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कई दिनों तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इस चिंता को गंभीरता से लेते हुए वे एक दिन ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचे और कोतवाल ललित मोहन जोशी को पूरी बात बताई, क्योंकि यह एक ही परिवार के 4 लोगों के अचानक गायब होने का मामला था। इसलिए कोतवाल ने इसे हल्के में नहीं लिया और तुरंत जरूरी कार्यवाही शुरू कर दी। दुर्गा प्रसाद और कुम्हार सेन से अहम जानकारी लेकर पुलिस ने उन्हें घर भेज दिया। इसके बाद कोतवाल जोशी ने मामले की गोपनीय तरीके से जांच शुरू कर दी। सादे कपड़ों में पुलिस टीम ने सबसे पहले नरेंद्र गंगवार को गिरफ्तार किया, ताकि वह भाग ना सके। फिर उससे हीरालाल और उसके परिवार के बारे में पूछताछ की गई। शुरुआत में नरेंद्र इधर उधर की बातें करता रहा और सच छिपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस के लगातार दबाव और सख्ती के आगे वह टूट गया।
अंत में उसने कबूल कर लिया कि उसने अपने किराएदार विजय के साथ मिलकर ससुराल वालों की हत्या की है। पूछताछ में नरेंद्र ने बताया कि 20 अप्रैल 2019 की सुबह करीब 5:30 पर उसने अपनी सास, ससुर और 2 सालियों पर लकड़ी के डंडे से हमला करके हत्या कर दी थी। हत्या के बाद चारों शवों को घर के अंदर ही गड्ढा खोदकर दफना दिया था। यह सुनकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। पुलिस अधिकारी ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और नरेंद्र के साथ ही विजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह बात फैलते ही पंतनगर, रुद्रपुर और किच्छा थानों की पुलिस टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई। कुछ ही देर में आजाद नगर का मुख्य मार्ग पूरी तरह पुलिस से पट गया। यह नजारा देख स्थानीय लोग हैरान रह गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी दिलीप सिंह और आईजी कुमार अजय कुमार रौतेला खुद मौके पर पहुंचे। जब तक पुलिस नरेंद्र के घर का दरवाजा खोलने की तैयारी करती, वहां तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। दोपहर करीब 3 बजे पुलिस ने 4 मजदूरों की मदद से खुदाई शुरू कराई। करीब 2 घंटे की लगातार मेहनत के बाद जब गड्ढा करीब 4 और आधा फीट गहरा हो गया, तो उनमें से एक के ऊपर 4 लाशें मिली। सभी शव प्लास्टिक की बोरियों में बंधे थे। यह मंजर इतना डरावना था कि वहां मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। पुलिस ने जब बोरियां खोलकर लाशों की हालत देखी, तो वह यह देखकर दंग रह गए कि 15 महीने बाद भी लाशें सड़ने की बजाय अच्छी हालत में थीं। इसी गड्ढे से पुलिस को लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा भी मिला, जिसका इस्तेमाल नरेंद्र ने हत्या में किया था। घटनास्थल पर मौजूद फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और उन्हें सुरक्षित जांच के लिए भेज दिया। चारों शवों का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ पैनल से कराया गया, ताकि किसी भी सच्चाई से कोई समझौता ना हो। कुमाऊं का यह पहला मामला था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हीरालाल का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला। उसने अपनी बड़ी बेटी लीलावती के फैसलों को भी अपनाया और उसके पति नरेंद्र को घर में बेटे की तरह जगह देकर पनाह दी। लेकिन जिस पर उसने भरोसा किया, उसने पूरे ससुराल वालों के नाम और हस्ताक्षर मिटा दिए। उसके बाद पुलिस पूछताछ में नरेंद्र ने विस्तार से बताया कि उसने इतनी खौफनाक वारदात क्यों और कैसे की। यह कहानी जितनी दर्दनाक थी, उतनी ही चौंकाने वाली भी थी। हीरालाल का परिवार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की तहसील मीरगंज के पैगा नगरी गांव में रहता था। गांव में उनका परिवार एक खुशहाल और संपन्न परिवार के रूप में जाना जाता था। उनके पास करीब 60 बीघा कृषि भूमि थी। परिवार में उनकी पत्नी हेमवती और 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी लीलावती उर्फ लवली, मंझली पार्वती और सबसे छोटी दुर्गा थी। कुल मिलाकर घर में 5 लोग थे और जिंदगी ठीक चल रही थी। हीरालाल को बस एक ही चिंता थी, उनका कोई बेटा नहीं था। जमीन, जायदाद और संपन्नता होने के बावजूद वारिस ना होना उन्हें काफी परेशान करता था। इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कई वैद्यों और तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन किस्मत ने उनके बेटे को खुशी नहीं दी। आखिरकार उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और बेटियों की परवरिश पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती गईं, हीरालाल ने सोचा कि उन्हें गांव के सीमित माहौल से निकालकर शहर में अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने 2007 में अपनी 60 बीघा में से 44 बीघा जमीन बेच दी और उन पैसों से उसने रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र की राजा कॉलोनी में अपना मकान बनवाया। रुद्रपुर जाकर उसने अपनी बेटियों का दाखिला अच्छे स्कूलों में कराया और उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगा। खेती से मिले बाकी पैसों से हीरालाल ने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया और कई प्लॉट खरीदे। इसी दौरान उसकी मुलाकात नरेंद्र गंगवार नाम के युवक से हुई, जो रामपुर जिले के थाना क्षेत्र बिलासपुर के खेड़ा सराय गांव का रहने वाला था। वह रुद्रपुर के ही मोहल्ले में किराए पर रहता था और सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करता था। नरेंद्र हीरालाल से प्लॉट खरीदना चाहता था। हीरालाल ने उसे अपने घर के सामने वाला प्लॉट दिखाया, जो नरेंद्र को पसंद आ गया और उसने वह प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट खरीदने के बहाने नरेंद्र का हीरालाल के घर आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान उसे हीरालाल की बड़ी बेटी लीलावती से प्यार हो गया, जो सुंदर और पढ़ी लिखी थी। लीलावती की खूबसूरती देखकर नरेंद्र को उससे प्रेम हो गया। जब भी वह घर आता, उसकी नजर लीलावती पर ही टिकी रहती। उधर लीलावती भी धीरे धीरे नरेंद्र के इरादे समझने लगी। नरेंद्र का आकर्षण देखकर वह भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी और दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगा। लीलावती जब स्कूल जाती,
नरेंद्र वहीं उसका इंतजार करता। इस तरह धीरे धीरे वे बाहर मिलने लगे। मोहल्ले में उसका यह प्रेम लोगों की नजरों में आने लगा और चर्चा का विषय बन गया। कुछ ही समय में यह बात हीरालाल तक भी पहुंच गई। हीरालाल अपनी बेटी और नरेंद्र के रिश्ते की सच्चाई जानकर हैरान रह गया। उसने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पढ़ाया था ताकि वे आत्मनिर्भर बने, लेकिन बड़ी बेटी की यह हरकत उसके लिए असहनीय थी। हीरालाल ने लीलावती को समझाने की बहुत कोशिश की और नरेंद्र को घर आने से रोका, लेकिन दोनों के बीच फोन पर बातचीत जारी रही और उनका प्यार जारी रहा। इसी बीच 2008 में लीलावती ने अपने परिवार को बताए बिना नरेंद्र से शादी कर ली और उसके साथ किराए के मकान में रहने लगी। जब इस शादी की खबर हीरालाल और हेमवती को मिली तो वे पूरी तरह टूट गए। बेटी की इस हरकत की वजह से उनका समाज से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वे शर्म और दुख से भर गए और मोहल्ले में सिर उठाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। अंत में उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन एक मां का दिल हमेशा कोमल होता है। हेमवती भी एक मां थी। हालांकि लीलावती ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी, लेकिन एक मां के लिए वह अभी भी उसकी प्यारी बेटी थी। लीलावती की यादें और चिंताएं हेमवती को हर समय परेशान करने लगी। अंत में एक दिन हीरालाल को बताए बिना वह चुपचाप अपनी बेटी से मिलने चली गई। जब भी घर में कुछ अच्छा बनता, हेमवती उसमें से कुछ लीलावती के लिए रख देती और चुपके से उसे दे देती। साथ ही जरूरत पड़ने पर वह उसकी आर्थिक मदद भी करती। धीरे धीरे हीरालाल को भी इस बात का पता चल गया। शुरू में तो दोनों के बीच खूब बहस हुई, लेकिन हीरालाल का दिल भी बहुत कोमल था। जब उसने देखा कि लीलावती वाकई परेशानी में है तो उसका दिल भी पिघल गया। फिर थोड़ी दिन बाद उसने नरेंद्र को अपना दामाद स्वीकार कर लिया और बेटी और दामाद दोनों को अपने घर बुला लिया। नरेंद्र को दामाद बनाकर उसने नरेंद्र को अपने घर में ही रख लिया। उस दौरान नरेंद्र अपने ससुर हीरालाल के साथ कई बार पैघा नगरी गांव भी गया। गांव में हीरालाल का एक घर था जो खाली था और 16 बीघा खेती की जमीन भी थी जो उसने बटाई को दे दी थी। उस जमीन से हर साल इतनी आमदनी होती थी कि परिवार का खर्चा अच्छे से चलता था। इसके अलावा हीरालाल जमीन पर काम भी करता था, जिससे अलग से कमाई होती थी। नरेंद्र हीरालाल के साथ रहता और हर चीज को ध्यान से समझने लगा। उस दौरान लीलावती भी 4 बच्चों की मां बन गई, 2 बेटियां और 2 बेटे। हीरालाल के घर रहते हुए नरेंद्र नौकरी के साथ साथ हीरालाल के काम में भी मदद करता था, लेकिन बच्चों का सारा खर्च हीरालाल खुद ही उठाता था। इसके बावजूद नरेंद्र अक्सर अपने खर्च के लिए उनसे पैसे उधार लेता रहता था। हीरालाल की 2 और बेटियां भी थीं, जिनकी शादी अभी बाकी थी। वह चाहता था कि उनकी शादी समय पर अच्छे घर में हो जाए, लेकिन नरेंद्र अपनी सालियों से चिढ़ता था। वह उनसे मिलना भी नहीं चाहता था। वह तेज दिमाग और बेहद चालाक व्यक्ति था। लीलावती से शादी करने के बाद उसकी नज़र सीधे हीरालाल की संपत्ति पर थी। वह दिन रात सपने देखने लगा कि एक दिन यह सब उसका होगा। इसी लालच में नरेंद्र हीरालाल पर दबाव बनाने लगा कि वह अपनी संपत्ति में से अपना हिस्सा उसे अब भी दे दे, लेकिन हीरालाल ने इनकार कर दिया और कहा कि जब तक उसकी बाकी 2 बेटियों की शादी नहीं हो जाती वह कुछ भी नहीं बांटेगा। नरेंद्र की हरकतों से तंग आकर हीरालाल ने उसे एक प्लॉट पर मकान दिला दिया। इसके बाद नरेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर उस मकान में रहने चला गया। हीरालाल को लगा कि अब वह थोड़ा सुधर जाएगा, लेकिन नया मकान पास में ही था, इसलिए बच्चे हमेशा पुराने मकान में ही रहते थे। नरेंद्र बहाने भी बनाता और बदतमीजी करता, लेकिन हीरालाल सब कुछ सहता रहा क्योंकि वह उसका ससुर था। इस दौरान नरेंद्र ने विजय नाम के युवक को अपने मकान में काम पर रख लिया। वह बरेली जिले के थाना देवरनिया के गांव दमखोदा का रहने वाला था। नरेंद्र विजय को पहले से जानता था और दोनों में काफी नजदीकियां थीं। विजय अभी अविवाहित था। नरेंद्र ने विजय को अपने ससुराल की सारी संपत्ति की जानकारी दे दी। यह सब सुनकर विजय के मन में भी लालच आ गया। धीरे धीरे वह हीरालाल की दूसरी बेटी पार्वती को भी पसंद करने लगा, लेकिन पार्वती बहुत चालाक थी। वह उसके इरादों को भांप गई। विजय ने कई बार पार्वती को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी उसके जाल में नहीं फंसी। हीरालाल का पूरा परिवार सुख चैन से रह रहा था, लेकिन नरेंद्र को उसका इस तरह खुश रहना पसंद नहीं था। वह ईर्ष्या करने लगा था। धीरे धीरे उसके मन में ससुराल वालों के लिए नफरत और लालच बढ़ने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, नरेंद्र की नजर हीरालाल की संपत्ति पर पड़ गई।
संपत्ति का लालच उसके मन में गर कर गया तो उसने न सिर्फ हीरालाल बल्कि उसके पूरे परिवार से छुटकारा पाने की योजना बनानी शुरू कर दी। वह योजना बनाता रहा, लेकिन कोई भी योजना सफल नहीं हुई। नरेंद्र को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा कि विजय उसकी शाली के पीछे पड़ा है। एक दिन उसने विजय को साफ चेतावनी दी। उसने विजय से कहा कि वह जो भी कर रहा है बिल्कुल गलत है, और अगर हीरालाल को इस बारे में पता चल गया तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। नरेंद्र की धमकी सुनकर विजय डर गया। इसके बाद नरेंद्र जो भी कहता, विजय उसकी हर बात मान लेता। वह नरेंद्र की हर बात मानने लगा। अब नरेंद्र अक्सर विजय को अपने घर बुलाने लगा और उसके साथ पार्टी करने लगा ताकि उसे विजय की मदद मिल सके। एक दिन नरेंद्र ने विजय से वादा किया कि अगर वह उसका साथ देगा तो उसे भी उसके ससुर की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। इसके साथ ही दोनों ने ससुराल वालों को जान से मारने की गहरी और खौफनाक साजिश शुरू कर दी। 17 अप्रैल 2019 को उसने इस योजना को अंतिम रूप दिया। नरेंद्र ने सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों को बरेली के देवरनिया इलाके में अपने चाचा के घर भेज दिया ताकि उसकी साजिश के बारे में किसी को पता न चले। इसके बाद वह विजय के साथ सही मौके की तलाश में लग गया, लेकिन उसे बार बार सही मौका नहीं मिल रहा था। उसे यह भी डर था कि अगर इस योजना में कोई गलती हुई तो वे बर्बाद हो जाएंगे। नरेंद्र जानता था कि हर सुबह उसकी सास दूध लेने के लिए बाहर जाती है। उस समय घर में हीरालाल और दोनों बेटियां यानी नरेंद्र की सालियां सो रही थीं। घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था और आसपास के लोग भी उस समय सो रहे होते थे। नरेंद्र ने सोचा कि यही सही समय है। फिर 20 अप्रैल 2019 का दिन आया। उस दिन नरेंद्र और विजय सुबह जल्दी उठ गए। वे हेमवती के दूध लेने बाहर जाने का इंतजार करने लगे। सुबह करीब 5:30 पर जब हेमवती अपनी बेटी पार्वती के साथ दूध लेने बाहर गई तो नरेंद्र और विजय उनके पीछे पीछे हीरालाल के घर पहुंच गए। उस समय हीरालाल पहले से ही जाग गया था। उसने अचानक नरेंद्र और विजय को घर में देखा तो चौंक गया और पूछा, तुम इतनी सुबह क्यों आए हो? नरेंद्र ने कहा, मैं आपसे आखिरी बार पूछने आया हूं, क्या आप मुझे मेरी संपत्ति में हिस्सा देंगे या नहीं? यह सुनकर हीरालाल को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच बहस बढ़ गई। बहस इतनी बड़ी थी कि अचानक नरेंद्र ने पास में पड़ा लकड़ी का मोटा टुकड़ा उठाया और हीरालाल को पीटना शुरू कर दिया। विजय ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने हीरालाल को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हीरालाल की चीख सुनकर उसकी बेटी दुर्गा दौड़ी हुई वहां आई। उसने अपने पिता को इस हालत में देखा और उन्हें बचाने की कोशिश की तो विजय और नरेंद्र ने उसे भी पीट पीट कर मार डाला। दोनों की हत्या के बाद दोनों आरोपी हेमवती और पार्वती के लौटने का इंतजार करने लगे। जैसे ही मां घर में दाखिल हुई तो पहले से ही झगड़ा कर रहे नरेंद्र और विजय दरवाजे के पीछे से निकलकर उन पर भी हमला कर दिया। उन्होंने दोनों को भी एक ही कोड़े से पीटा और उनकी हत्या कर दी। चारों की हत्या करने के बाद उन्होंने सभी शवों को घसीटकर एक ही कमरे में रख दिया। फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने एक एक करके सबके नब्ज चेक किए कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं है। जब नरेंद्र और विजय को यकीन हो गया कि घर के चारों लोग अब जिंदा नहीं हैं, तो उन्होंने सबसे पहले घर में लगे खून के धब्बे साफ किए। हर कोने को धोया और चमकाया ताकि किसी को शक ना हो। फिर उन्होंने हीरालाल के घर के बाहर घर को बंद कर दिया और चुपचाप घर लौट आए। यह सब बहुत सोच समझकर किया गया था, लेकिन अब उनके सामने एक नई चिंता थी। इन शवों का निपटान कैसे किया जाए ताकि किसी को पता ना चले। नरेंद्र को पता था कि अगर वे शवों को घर से बाहर ले गए तो बड़ा खतरा होगा। कोई देख सकता है या शक कर सकता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि शवों को घर के अंदर ही दफनाना सही रहेगा। उन्होंने शवों को प्लास्टिक शीट में लपेटने की योजना बनाई ताकि दफनाने के बाद भी बदबू बाहर ना आए। 20 अप्रैल 2019 को नरेंद्र ने बाजार से एक मोटी प्लास्टिक शीट खरीदी। उसी रात दोनों फिर से हीरालाल के घर में घुसे और चारों शवों को प्लास्टिक में लपेट दिया। अगली सुबह यानी 21 अप्रैल को नरेंद्र विजय को लेकर फिर उसी घर में गया और दोनों ने फर्श के नीचे खुदाई शुरू कर दी। मोहल्ले के कुछ लोगों को अचानक इस काम पर शक होने लगा तो नरेंद्र ने सफाई दी कि घर बिक चुका है और हीरालाल का परिवार कहीं और चला गया है। उन्होंने बताया कि मकान की मरम्मत चल रही थी। वैसे भी मोहल्ले में किसी ने उनसे कोई खास बातचीत नहीं की थी।
इसलिए किसी ने ज्यादा सवाल भी नहीं किए। करीब 6 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें शवों को डाल दिया। ऊपर से पक्का फर्श बना दिया और सब कुछ ढक दिया ताकि कोई अंदाजा ना लगा सके कि नीचे क्या दबा है। इसके बाद नरेंद्र ने मकान का मुख्य दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। अगली सुबह जब लोगों ने मकान पर ताला देखा तो हैरान रह गए, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं पूछा। लोगों को लगा कि हीरालाल अपने परिवार के साथ कहीं चला गया है। किसी को शक भी नहीं हुआ कि मकान के अंदर 4 शव दबे हैं। इसके बाद नरेंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चों को बरेली से वापस बुला लिया। लीलावती जब भी अपने पिता के घर की तरफ देखती तो उसे दरवाजा बंद दिखाई देता। उसने नरेंद्र से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता अब हल्द्वानी में बस गए हैं और वहां प्रॉपर्टी एजेंट का काम कर रहे हैं। लीलावती को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह चुप रही क्योंकि वह जानती थी कि नरेंद्र और उसके पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। नरेंद्र को तब बिल्कुल भी डर नहीं लगा जब उसने एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। बाद में उसने वह मकान किराए पर भी ले लिया, लेकिन कुछ महीने बाद किराएदार चले गए और